नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर आप सब लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए उनके कोर्स का एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से पता है, ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन दैट हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री के अनगिनत यूजेस हैं, अनकाउंटेबल यूजेस हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम पर डे यूज करते हैं और वो केमिस्ट्री की ही देन है, रसायन विज्ञान की ही देन है। सारी चीजों को डिस्कशन करने के लिए तो समय बहुत लगेगा, लेकिन आपके कोर्स में केमिस्ट्री के यूजेस की जो थोड़ी बातें हैं, हम लोग आज उन पर ही डिस्कशन करेंगे। तो आपके यहाँ कोर्स में जो चीजें हैं, जैसे औषधियां हैं, मेडिसिन्स हैं, खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स और डिटर्जेंट्स, सोप, साबुन, अपमार्जक, इन चीजों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कि ड्रग या औषधि की बात होती है। व्हाट इज ड्रग? औषधि है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो औषधियां होती हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से 500 म्यू तक होता है। 100 to 500 म्यू, 100 से 500 म्यू। इनका अणुभार बहुत कम होता है और ये केमिकल कंपाउंड होते हैं। और इनका है क्या? बात आती है औषधियां या ड्रग है क्या? तो जो औषधियां हैं या मेडिसिन्स भी हम इनको कह सकते हैं। मेडिसिन्स औषधि कहिए, चाहे आप उसको ड्रग कहिए, चाहे आप उसको मेडिसिन्स कहिए। ये है क्या? ये किसी डिजीज की या किसी बीमारी की डायग्नोसिस करती हैं, उनकी पहचान करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं, उनका उपचार करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, उनको रोकती हैं अटैक करने से। तो ड्रग या औषधि या मेडिसिन्स ये वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी डिजीज की डायग्नोसिस करती हैं, उसका ट्रीटमेंट करती हैं और उसका प्रिवेंशन करती हैं। किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस करना मतलब उसकी पहचान करती है, डिजीज है क्या। प्रिवेंशन करना, वो बॉडी पर अटैक ना करें, हमारी बॉडी उनसे कैसे सेफ रहे, इस चीज को वो रोकती हैं। और अगर हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम मेडिसिन्स लेते हैं, दवाएं खाते हैं, बुखार की खाते हैं, खांसी की खाते हैं, बहुत सी मेडिसिन्स खाते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में भी ये यूज की जाती है। तो औषधियां का काम ये है। तो अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज मेडिसिन, देन यू कैन से दिस कि दीज आर केमिकल सब्सटेंस which are used for diagnosis and preventions and treatment of any disease। किसी बीमारी की पहचान करने में, डायग्नोसिस करने में, उसके ट्रीटमेंट करने में, उसको प्रिवेंट करने में जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं वो औषधि है। अभी मैंने आपको बताया इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 100 से 500 म्यू तक होता है। अब जिस केमिकल, अब हम यहां पर बात करेंगे रासायन चिकित्सा की, कीमियोथेरेपी। व्हाट इज रासायन कीमियोथेरेपी?
कीमियोथेरेपी को हिंदी में अगर हम कहें तो रासायन चिकित्सा क्या है? तो केमिकल का जो मेडिसिनल यूज है, मेडिसिनल यूज ऑफ एनी केमिकल, मेडिसिनल यूज ऑफ एनी केमिकल इज कीमियोथेरेपी। रासायन का चिकित्सीय उपयोग ही रासायन चिकित्सा है, कीमियोथेरेपी है। और जो केमिकल या जो रसायन हम चिकित्सा में यूज करते हैं, मैं अभी एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि किसी केमिकल का जो मेडिसिनल यूज है, किसी रसायन का जो चिकित्सीय उपयोग है, वही रासायन चिकित्सा है, कीमियोथेरेपी है। और जिस केमिकल का हम प्रयोग करते हैं चिकित्सा के लिए, उसे हम कीमोथेरेप्टिक एजेंट कहते हैं, कीमोथेरेप्टिक एजेंट कहते हैं। अब बात हम ये करते हैं डिजाइनिंग ऑफ ड्रग्स, औषधियों को तैयार करना। डिजाइनिंग ऑफ ड्रग्स, औषधियों को तैयार करना। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, ड्रग का डिजाइन कैसी होनी चाहिए, क्या इसका काम होना चाहिए, हम इसको कैसे प्रयोग करें, इसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस लें, उनका टारगेट क्या हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी मेडिसिन को, किसी औषधि को, किसी ड्रग को डिजाइन करते हैं। तो औषधियों को तैयार करना, डिजाइनिंग ऑफ ड्रग्स, उसमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, ड्रग टारगेट और ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग टारगेट का मतलब हो गया मेडिसिन का टारगेट क्या है, औषधि का लक्ष्य क्या है, किसी भी मेडिसिन का टारगेट क्या होना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया औषधि का उपापचय, मेटाबॉलिज्म। अब पहले हम बात करेंगे टारगेट ऑफ ड्रग, टारगेट ऑफ मेडिसिन। जब मेडिसिन तैयार की जाती है तो सबसे पहली बात यह ध्यान में रखी जाती है कि इस मेडिसिन का टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेडिसिन का जो टारगेट होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो टारगेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, फैट है, एक्सेट्रा। अब क्या इंटरमीडिएट में एक चैप्टर भी है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पर आप बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, इनके विषय में डेप्थ से पढ़ेंगे, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसी भी ड्रग का टारगेट क्या होता है। तो ड्रग का टारगेट सबसे पहले ये होता है, कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसका पहला टारगेट ये होता है कि ड्रग का टारगेट हमेशा, किसी भी मेडिसिन का टारगेट यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स को लेना, उन बायोमोलिक्यूल्स को समझना। अब चाहे उनसे क्रिया करे, चाहे उसको आइडेंटिफाई करे, कोई भी मेडिसिन आपके बॉडी में जो उसका टारगेट होता है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर दवा आपने खाई, मेडिसिन आपने ली, और मेडिसिन ने खाते ही आपके बॉडी में सही मॉलिक्यूल का, एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का सिलेक्शन कर लिया। कैसा मॉलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल्स। मेडिसिन आपकी बॉडी में गई और उसने बिल्कुल सही
जैव अणु का, बायोमोलिक्यूल्स का अगर सिलेक्शन कर लिया तो आप जान लीजिए कि आप किस बॉडी में वो औषधि उतनी ही कारगर सिद्ध हो गई, उतनी ही इफेक्टफुल प्रूफ हो गई। बॉडी में गई, उसने बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट पर कर लिया, अगर उसने बायोमोलिक्यूल को डायग्नोसिस कर लिया और जहां जिस बायोमोलिक्यूल्स तक उसको पहुंचना चाहिए था, अगर वहां तक आपकी मेडिसिन पहुंच गई तो यानी आप समझ लीजिए वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में जितना ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट करेगी, वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा इफेक्टफुल होगी, यानी उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव आपकी बॉडी में पड़ेगा। उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म, औषधि उपापचय। ड्रग मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, औषधि उपापचय की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है यहां पर। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर जैसे ही मेडिसिन जाती है, ड्रग जाती है, तो इधर उधर घूमते हुए वो अपने अणु तक पहुंच जाती है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हो गया, यहां कहने का तात्पर्य हो गया कि ड्रग आपके शरीर के अंदर पहुंचे, मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर पहुंचे, औषधि आपके बॉडी के अंदर पहुंचे, घूमते हुए बॉडी पर कोई भी बुरा प्रभाव ना डाले, विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, बिना किसी हानिकारक प्रभाव के वो आपको फायदा दे। ये बात आती है ड्रग मेटाबॉलिज्म में। अब हम लोग बात करेंगे ड्रग के क्लासिफिकेशन की, औषधियों के वर्गीकरण की। तो बच्चों, डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज हैं ड्रग के क्लासिफिकेशन के लिए। तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के उसके क्राइटेरिया बनाए हैं लोगों ने, जिसमें से फार्माकोलॉजिस्ट इफेक्ट भी है कि भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, हिंदी में बोलेंगे भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, ये पहला है। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट इफेक्ट है, उसमें आपकी जैसे पीड़ाहारी है, एनाल्जेसिक है, ज्वारनाशक है, ज्वरनाशक है, ज्वरनाशक बुखार को मतलब एंटीपायरेटिक्स है, एटसेट्रा। फिर औषधि क्रिया के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। बच्चों, हम ये बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन, औषधि या ड्रग के वर्गीकरण की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ड्रग और मेडिसिन का क्लासिफिकेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से कुछ की बात हम करने जा रहे हैं आपके साथ। जिसमें से पहला क्राइटेरिया यह है, भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये है, ये डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, ये डॉक्टर्स के लिए ज्यादा उपयोगी है। और इस क्राइटेरिया में हम डिफरेंट टाइप के डिजीज का उपचार कर सकते हैं, किसी रोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जैसे एनाल्जेसिक आती हैं, पीड़ाहारी आती हैं, एंटीपायरेटिक्स ज्वरनाशक आती हैं, एंटीसेप्टिक्स प्रतिरोधी मेडिसिन आती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आती है। डॉक्टर
इसी प्रणाली को ज्यादातर यूज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, इसको ध्यान करके जो क्राइटेरिया, हम लोग भी आगे इसी क्राइटेरिया पर डेप्थ से पढ़ेंगे। उसके बाद है औषधि क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, औषधि क्रिया के आधार पर, ये दूसरा वो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का। मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन बता रहा हूं, जिसमें पहला आपने पढ़ा था भेषज गुण विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट, जिसमें आपने पढ़ा था एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, और मैंने ये बताया भी कि डॉक्टर इसी फार्मूले पर ज्यादा वर्क करते हैं, इसी क्राइटेरिया पर ज्यादा बिलीव करते हैं। वैसे और भी क्राइटेरिया पर भी बिलीव करते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया में मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्राइटेरिया है फार्मोलॉजिकल इफेक्ट वाला, इस क्राइटेरिया में मेडिसिन और ड्रग की एक लंबी चेन हमारे बीच में आज उपलब्ध है। आज मार्केट में जो मेडिसिन या ड्रग आप देख रहे हैं वो इसी क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है, और वो इसकी लंबी चेन है, और डॉक्टर भी इस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का है, वो है औषधि क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। इसमें जो ड्रग का क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है कि ड्रग जो होती है वो बॉडी के किसी बायोकेमिकल पर बेस्ड होती है, बायोकेमिकल एक्शन पर बेस्ड होती है। जैसे एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन बनता है, और हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन मेडिसिन बनाई जाती है। और ये एंटीहिस्टामिन क्या है, जो बॉडी में जो औषधि है, बायोकेमिकल जो बनना है हिस्टामिन, उस बायोकेमिकल के इफेक्ट को, उस बायोकेमिकल के एक्शन को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन बनाई जाती है। अब एंटीहिस्टामिन क्या आती है, हिस्टामिन को रोकती है या हिस्टामिन को कम करती है। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी, हिस्टामिन क्या होता है। ये जो हिस्टामिन है, ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन तथा एलर्जी का कारण है। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन बता दूं आपको, जिसके लिए आप एंटीहिस्टामिन मेडिसिन लेते हैं, एंटीहिस्टामिन लेते हैं, तो बता दूं हमारी बॉडी के अंदर जो शोथ है, हिंदी में बोलते हैं शोथ, इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन और एलर्जी का कारण है वो हिस्टामिन है। हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसका कारण हिस्टामिन है, और हिस्टामिन के इफेक्ट के लिए एंटीहिस्टामिन है। उसके बाद आता है रासायनिक संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मोलॉजिकल ही कहीं ना कहीं है। तो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, इसमें हम जैसे ट्रॉन्कलाइजर्स है और सल्फारेक्स है। ट्रॉन्कलाइजर्स यानी प्रशांतक और सल्फारेक्स वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, और इसमें अलग अलग मेडिसिन हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर समान है, उनका फॉर्मोलॉजिकल एक्टिविटी भी समान है, और इनका जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, वो भी समान है। ठीक है, तो सल्फारेक्स आती है, जैसे इसमें ट्रॉन्कलाइजर्स है, उसमें भी आप देखेंगे, तो वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे।
फिर आपका आता है लक्ष्य अणुओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। तो इसमें बनाई जाती है, आपके बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन भी आता है, न्यूक्लिक एसिड भी आता है, विटामिन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है। तो अब स्पेशल मेडिसिन क्रिएट की जाती है। क्या मान लो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पर मेडिसिन को देखना है, तो कार्बोहाइड्रेट के आधार पर, प्रोटीन के लिए प्रोटीन के आधार पर, तो लक्ष्य अणुओं के आधार पर भी हम बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट भी बना सकते हैं। उसमें टारगेट में लक्ष्य औषधि टारगेट कहते हैं, ठीक है। जैव अणु जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी में किसी भी मेडिसिन का जो टारगेट होता है बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। अब बात आती है एंजाइम की। एंजाइम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। इसीलिए एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट या जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट या जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में एट अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए उत्प्रेरक का क्या करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोस केमिकल सब्सटेंस which increase or decrease rate of reaction। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, कैटलिस्ट वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देते हैं और या तो डिक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना इनका काम होता है, कैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती है जो मेडिसिन के कम्युनिकेशन सिस्टम में वर्क करती है। जो प्रोटीन शरीर में संचार तंत्र में भाग लेती है। एक प्रोटीन ये भी है जो हमारे शरीर में संचार तंत्र में भाग लेती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भाग लेती है। उसे हम बोलते हैं ग्राही या रिसेप्टर्स। ग्राही या रिसेप्टर्स। और जो प्रोटीन बात करता हूं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाती है, अब वो मेडिसिन के हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको आर पार ले जाती है, उसे आप वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो यहां पर तीन बातों को देखना है। एंजाइम, एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये प्रोटीन है, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है। अब बारी, मैंने एक बात बताई आपको ग्राही की, रिसेप्टर्स की। तो ग्राही क्या होते हैं? कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर के संचार तंत्र में भाग लेती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भाग लेती है। तो जो प्रोटीन कम्युनिकेशन सिस्टम में भाग लेती हैं, संचार तंत्र में भाग लेती हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राही या रिसेप्टर्स। और एक अभी मैंने आपको अभी बात और बताई है, वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन क्या होती है? ये वो प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाती है। मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाती है। अब हम लोग इसके बाद कुछ केमिकल की बात करते हैं, कुछ मेडिसिन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक्स।
ज्वरनाशक क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं, जो बुखार में यूज की जाती हैं, जो हमारे शरीर के ताप को, बॉडी टेम्परेचर को कम करती है। जब बुखार हो जाता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो मेडिसिन खाई जाती हैं, वो मेडिसिन या ड्रग होती हैं एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक। बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, नॉर्कोटिक्स और नॉन नॉर्कोटिक्स दो कैटेगरियां की ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं। नार्कोटिक्स मेडिसिन और नॉन नार्कोटिक्स मेडिसिन। नार्कोटिक्स मेडिसिन वो होती है जिसका लंबे समय तक अगर आप सेवन करेंगे तो वो आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव भी डालती है और आप उनको लेने के आदी भी हो जाते, हैबिचुअल हो जाते। नार्कोटिक्स मेडिसिन का व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है, जैसे कोडीन, अफीम, हेरोइन, ये नार्कोटिक्स ड्रग्स है, मेडिसिनल यूज है। ये स्मैक है, भांग है, गांजा है, इनका मेडिसिनल यूज भी है ये। लेकिन ऐसी ड्रग है अगर आप इनको लंबे समय तक लेंगे तो ये आपकी बॉडी पर बहुत बैड इफेक्ट डालती हैं। मोस्टली आप इनको ले नहीं सकते, बहुत रेयर कंडीशन पे डॉक्टर इसके लिए प्रिस्क्राइब करता है, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप अमूमन स्मैक, अफीम, गांजा, भांग इसका सेवन नहीं कर सकते। ये क्राइम भी है एक तरीके से, गलत बात भी है नशीले पदार्थों का सेवन करना। यहां पर हम बात कर रहे हैं नार्कोटिक्स की। तो नार्कोटिक ड्रग्स अगर आप ज्यादा लंबे समय तक लेने लगेंगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। और वो नार्कोटिक्स आपकी बॉडी के अंदर जाकर के बुरा प्रभाव भी डालती है। हम बात करें चाहे मार्फिन की हो, चाहे हेरोइन की हो, चाहे कोडीन की हो। बच्चों ये ड्रग है, मेडिसिन भी है, इनका मेडिसिनल भी यूज भी है, लेकिन ये बहुत गंदा नशा भी है जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मेडिसिन में ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे इसको अपने हिसाब से यूज किया जाता है। तो ये क्या है, नार्कोटिक्स ड्रग्स है, नार्कोटिक्स ड्रग्स है। नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स की अगर हम बात करें तो नॉन नार्कोटिक्स में वो होती हैं जिनको लेने से आप उनके आदी नहीं होते। फिलहाल अभी इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एंटीपायरेटिक्स की, ज्वरनाशक की। ये बुखार में यूज की जाती है और शरीर के ताप को क्या करती है, कम करती है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं एस्प्रिन। एस्प्रिन एस्प्रिन का केमिकल नेम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये एस्प्रिन का केमिकल नेम है। फिर सुन लीजिए, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये एस्प्रिन का केमिकल नेम है। और अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड ये एस्प्रिन है। बता देना चाहता हूं एस्प्रिन है और पैरासिटामॉल है। पैरासिटामॉल को अगर उसके नाम की, केमिकल नाम की बात करें तो 4-एसिटामिडोफिनॉल। 4-एसिटामिडोफिनॉल। 4-एसिटामिडोफिनॉल बात आ रही है, 4-एसिटामिडोफिनॉल। 4-एसिटामिडोफिनॉल ये पैरासिटामॉल का नेम कह लीजिए, आप IUPAC नेम कह लीजिए, चाहे केमिकल नेम कह लीजिए, जिसमें से पैरासिटामॉल विश्व प्रसिद्ध है, ज्यादा यूज की जाती है। आप लोग पैरासिटामॉल का नाम सुना होगा, ज्वरनाशक के रूप में यूज की जाती है।
एस्प्रिन को भी लेते हैं ज्वरनाशक के रूप में, एस्प्रिन भी ली जाती है ज्वरनाशक के रूप में। लेकिन आपको बता देता हूं, एस्प्रिन जो है खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो खाली पेट कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आप अलग अलग मेडिसिन के, लेकिन मोस्टली मेडिसिन खाली पेट नहीं ली जाती। पेट के अंदर HCl है, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। कुल मिलाकर के आपकी बॉडी में कोई भी मेडिसिन खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है। अब सबसे ज्यादा मैंने बता दी, पैरासिटामॉल ज्यादा यूज की जाती है, एस्प्रिन भी यूज की जाती है, और लेकिन एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अब बारी आती है अगली टाइप की मेडिसिन की, पीड़ाहारी या दर्द शामक या एनाल्जेसिक। पीड़ाहारी या दर्द शामक या एनाल्जेसिक ये दर्द को कम करती है, जैसे इसका नाम है, पेन किलर है। इसमें दो टाइप है, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स वो होती हैं जो यूज की जाती हैं, लंबे समय तक लेने पर आप उसके आदी हो जाएंगे और शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। और नॉन नार्कोटिक्स वो होती हैं जिनके लेने के आप आदी नहीं होते और जो शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है। नार्कोटिक्स ड्रग्स जिसे हम कहते हैं निद्राकारी पीड़ाहारी, और अनिद्राकारी पीड़ाहारी नॉन नार्कोटिक। नाम है नार्कोटिक्स, निद्राकारी पीड़ाहारी। ये ऐसी पीड़ाहारी जिनको खाने से आपको नींद आती है, नार्कोट नींद आती है, आपको निद्रा आती है, स्लीप लगेगा, आप नींद आ रही है, आप सोने जा रहे हैं, नशा चढ़ता है। और ज्यादा लंबे समय तक आप इसको लेंगे तो इसकी बॉडी पर बैड इफेक्ट है और शरीर पे नुकसान भी है। और जो नॉन नार्कोटिक्स है उसको लेने से आपको अचेतन नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होता, आप नींद नहीं आती आपको, आपकी बॉडी पर उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, और आप उसको लेने के हैबिचुअल भी नहीं होते कि आप लेते रहे तो हैबिचुअल हो जाएंगे। लेकिन हर एक मेडिसिन का एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पीरियड तक हमको लेनी, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर बेस होता है, और कोई भी मेडिसिन खाली पेट। तो यहां पर हम दर्द शामक की बात कर रहे थे। अब बारी आती है, मैंने आपको कुछ नार्कोटिक्स ड्रग की मैं नाम बता दूं, जैसे मार्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है। ये सारी जो है मुख्यतः ऑपरेशन में यूज की जाती है। ये सब निद्राकारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। मैंने जैसा बताया डॉक्टर ही यूज कर सकते हैं। आप इसको तो इसको ऑपरेशन में, जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन में अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर यूज करता है, या हृदय के दर्द में कॉर्डिक पेन होता है तो ये होता है, या जब प्रसव पीड़ा, प्रेगनेंसी पीरियड में जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब ये यूज की जाती हैं, या कैंसर का पेशेंट है जब उसको बहुत दर्द हो रहा है तो इन ड्रग का मैंने आपको कुछ यूज बताया। ऑपरेशन के समय जैसे दर्द होता है तो ये नार्कोटिक्स यूज की जाती हैं, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये यूज की जाती हैं, हार्ट कार्डिक पेन होता है तो ये यूज की जाती है, या कैंसर पेन के समय भी ये ड्रग यूज की जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। और जो अनिद्राकारी पीड़ाहारी हैं वो नॉन नार्कोटिक होती हैं, उनका इंग्लिश में कहते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। उनको लेने से नींद नहीं आती, ज़्यादा लंबे समय तक आपको वैसे भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और शरीर पर इनका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। अभी जैसे एस्प्रिन की बात मैं कर रहा था, एस्प्रिन का एसिटिल सैलिसिलिक एसिड मैंने बताया, या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। ये एक तरीके से पेन किलर भी है। और बता दूं कि खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एड्स में भी रोकने में, और एड्स में भी ये एस्प्रिन यूज की जा रही है और इसके शोध भी चल रहे हैं। और वैसे तो इसके अलावा बहुत सी एनाल्जेसिक हैं, ब्रोफीन है, आइबोफ्रोइन है, और वो आपका डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, तमाम पेन किलर आती हैं।
आप जो मार्केट जाते हैं तो देखते होंगे बहुत सी दर्द की दवाएं आती हैं, तो जिसमें से एस्प्रिन है, नेप्रोक्सेन है, नेप्रोक्सेन, ब्रोफेन, आइब्रोफेन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, नेप्रोक्सेन और आइब्रोफेन, ब्रोफेन बता दिया मैंने आपको, और एस्प्रिन। बहुत सी आती है, मुंह बान भी ले लो, अब तो मार्केट आप जाइए तो अजू भी मिल जाएगी है, तमाम दर्द की, जाए डाइक्लोप्लस आ गई है तो दर्द में बहुत सी आ जाती है, तो वो अलग अलग है। तो जो मेन थी मैंने आपको बताई। एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक क्या होती है हिंदी में अगर हम बोलें तो पूर्तिरोधी। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं। स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती हैं, सूक्ष्म वृद्धि को रोकती हैं एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, तो इन्हें आप खा नहीं सकते, पहले बता देता हूं, इनको आप खाया नहीं जाता, पहले बता देता हूं, इनको खाया नहीं जाता, इनको जो है खाया ना जा करके इनको त्वचा के ऊपर, जितनी भी एंटीसेप्टिक्स हैं उनको कभी भी खाया नहीं जाता, वो क्या करी जाती हैं, एक्सटर्नली यूज की जाती है, बाह्य त्वचा पर यूज की जाती है। ठीक है, तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी एंटीसेप्टिक्स जो होती है वो खाई नहीं जाती है, वो एक्सटर्नली यूज की जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो ठीक है, जैसे चेहरे का पाउडर है, क्रीम आती है, चोट वोट लग जाती है ऊपर आप लगाते हैं, बोरोलिन आप देखते होंगे, तो उसमें कुछ केमिकल हैं जैसे क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल है, बाईथायोनल है, टर्पिनॉल है और एक्सेट्रा, एमाइल मेटाक्रेसोल, एमाइल मेटाक्रेसोल भी है, एक्सेट्रा, बहुत सी है। वैसे मैंने जो नाम बताई आपको, क्लोरोजाइलेनॉल, बाईथायोनल, टर्पिनॉल, एमाइल मेटाक्रेसोल, ये सारी की सारी एंटीसेप्टिक्स हैं जो एक्सटर्नली यूज की जाती हैं, इंटरनली बॉडी में नहीं की जाती हैं, और इनका काम होता है सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आयोडीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीसेप्टिक है। अल्कोहल और जल और आयोडीन, ठीक है, मिला दिया जाए तो उसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। बता दे रहा हूं, आयोडीन में कि आयोडीन में अल्कोहल और जल के विलयन में, पहले हमने अल्कोहल लिया, वाटर लिया, अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बना लिया और उसमें 2 से 3% आयोडीन मिला दी, तो अल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में 2 से 3% आयोडीन मिलाने पर जो बनता है उसे हम कहते हैं टिंचर, टिंचर आयोडीन, जो डॉक्टर यूज करते हैं। एक आयोडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक आती है, आयोडोफॉर्म पाउडर होता है जो घावों में यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सही यूज की जाते हैं। फिर आता है बी संक्रामक डिसइंफेक्टेंट। बी संक्रामक डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनका प्रयोग आप त्वचा में नहीं करते। ये जैसे घर में टॉयलेट में है, फर्श को साफ करने में है, उसमें यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स, या इसको हम बोलते हैं बी संक्रामक। फिनॉल का आपने नाम सुना होगा, फिनॉल है वो डिसइंफेक्टेंट है, टॉयलेट में, घर में, गंदी जगहों पे फ्लोर साफ करने में यूज, फर्श को साफ करने में यूज किया जाता है। और ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है फिनॉल। लेकिन फिनॉल आपको बता दूं, फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक होता है। वैसे तो फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है, आप उसको टॉयलेट में,
घर में पोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में, साफ सफाई में यूज करते हैं, लेकिन फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन जो होता है वो एक बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है। वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है। और 1% सोल्यूशन जो होता है, फिनॉल का 0.2% एंटीसेप्टिक हो गया, और फिनॉल का 1% आपका जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है। अब फिनॉल बता दिया मैंने आपको। प्रशांतक, ट्रंक्लाइजर्स, हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक्लाइजर्स। ये स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करने में यूज होने वाली मेडिसिन है, जो मानसिक तनाव को कम करती है, मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं। जैसे आपकी कुछ मेडिसिन हैं, नॉर्ड्रिल है और इप्रोनाइजिड है, बार्बिट्यूरिक एसिड है। ठीक है। और इसके बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेट्स भी हैं, जैसे ल्यूमिनल है, सेकोनल है, वेरोनल है, एमिटल है, मेम्बुटल है। ये सब ट्रंक्लाइजर्स हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रंक्लाइजर्स की, प्रशांतक की। प्रशांतक ड्रग्स वे होती हैं जो मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल तनाव को, डिप्रेशन को कम करती हैं। इनमें एक जैसे नॉर एड्रिनेलिन है, और ये बहुत सारी हैं। इप्रोनाइजिड है, फिनेल्जिन है, बार्बिट्यूरिक एसिड भी एक है, ट्रंक्लाइजर्स ही है। और बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेट्स भी आते हैं मार्केट में, जैसे ल्यूमिनल है। ये मार्केट में मेडिसिन से मिलते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाली मेडिसिन। ये डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है। बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेट्स क्या क्या है, व्युत्पन्न क्या, मतलब ये जो डेरिवेट्स का मतलब होता है, व्युत्पन्न मतलब होता है वे औषधियां जो, जैसे बार्बिट्यूरिक एसिड से निकलने वाली औषधियां, उससे कौन सी तैयार की जाती है। तो बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेट्स क्या क्या हैं, ल्यूमिनल है, सेकोनल है, वेरोनल है, एमिटल है, एक्सेट्रा। मैं बता दूं आपको, ट्रंक्लाइजर्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है। हर एक व्यक्ति को इजीली ये दवा नहीं प्रोवाइड हो सकती, डॉक्टर के ही पर्चे पर ये मिलती है और मेंटल स्ट्रेस में यूज की जाती है। मैंने जैसा आपको बताया कि हर एक का प्रभाव अच्छा भी है और बुरा भी है। मेडिसिन तो हिसाब से ही लेनी चाहिए। कुछ और भी हम ट्रंक्लाइजर्स की बात करें, जैसे वेलियम है और सेरोटोनिन है, ये भी सब ट्रंक्लाइजर्स हैं, और ये मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल तनाव को कम करते हैं। एंटीबायोटिक का नाम जब चलता है तो बच्चों बहुत जरूरी जानी है। एक वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की, और दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की खोज हुई वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज हुई थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, यानी पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई, एक फंजाई था पेनिसिलियम नोटेटम। उस पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई यानी कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार की गई थी, और इसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी को। और ये बता दूं, एंटीबायोटिक करती क्या है, एंटीबायोटिक वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होती है। बता देता हूं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होती है, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को, उनके ग्रोथ को, उनके द्वारा होने वाली बीमारी में ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। या हम यूं कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज क्रिएट होती है उसको रोकने में भी ये सहायक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने भी हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो डिजीज हो रही है उनको रोकने में इनका प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, जिसमें पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, बहुत सारी है। और बाकी आप लोग डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में आते हो, मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई, डॉक्टर
अमूमन डॉक्टर जो बीमारियां कोई भी होती तो उसमें साथ एंटीबायोटिक लगा के ही देता है। हर दवा, बुखार, खांसी जो भी है उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटी माइक्रोबियल्स की बात चल रही है। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होती हैं? एंटी माइक्रोबियल्स वे मेडिसिन हैं जो माइक्रोवीज को नष्ट कर देते, खत्म कर देते, बिल्कुल फिनिश। उसे हम बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां। प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसमें बहुत सारी दवा है, जैसे प्रोंटोसिल है, सेल्वर्सन है। ये सेल्वर्सन, प्रोंटोसिल, ये जो मेडिसिन है एक्सेट्रा, ये एंटी माइक्रोबियल्स है। अब बारी आती है बच्चों एंटासिड्स की। एंटासिड्स क्या होती हैं? जो आप देखते हो कि पेट में एसिडिटी होती है, तो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है वो एंटासिड्स होती है, जिसमें डाइजीन है और बहुत सारी चीजें हैं। सिमेटिडीन है, रेंटिडीन है, हिस्टामिन है, उम्प्राजोल है, लेंसोपराजोल है, ओमेपराजोल है और लेंसोपराजोल है, ठीक है। डाइजीन है, सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है। ये सारी जो मैं नाम बता रहा हूँ, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी जो आपको बता रहा हूँ, ये एसिडिटी में एंटी एसिड से। जेंटेक भी आती है मार्केट में, देखा जेंटेक आपने देखा होगा, हाँ, रेंटिडीन को ही जेंटेक कहते हैं, ठीक है। ये सारी जो एसिडिटी में यूज की जाती है। एंटी हिस्टामिन्स के विषय में मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही। हमारी बॉडी में हिस्टामिन बनता है जिसके कारण एलर्जी होती है। हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स यूज की जाती हैं मेडिसिन। तो इसमें एंटी हिस्टामिन्स में कुछ मेडिसिन के नाम बता दूं आपको, तो उसमें है ब्रोमफेनिरामिन या टाइमेटप, उसको हम डाइमेटप भी कहते हैं। तो ब्रोमफेनिरामिन है, या उसका एक और नाम भी है डाइमेटप, या टरफेनाडिन, या सेल्डेन। ये जो दो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये एंटी हिस्टामिन्स हैं और हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करती हैं। हिस्टामिन के कारण ही बॉडी में एलर्जी होती है, ये पता है। हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है जिसके कारण एलर्जी होती है। इसके लिए मेडिसिन मैंने बता दी, टरफेनाडिन, सेल्डेन और डाइमेटप, या जिसको आप बोलते हैं ब्रोमफेनिरामिन। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल सब्सटेंस के एज को बढ़ाती हैं, उनके ऑक्सीडेशन को रोकती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या आती हैं? मैं यूं कहना चाहूंगा एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात चले तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती हैं कि वे केमिकल सब्सटेंस जो फैट या फैटी सब्सटेंस से मिलकर बने, वे केमिकल सब्सटेंस जो फैट या फैटी सब्सटेंस से मिलकर बने और उस केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन को रोकें, ठीक है, उनके जीवन काल को बढ़ाए, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं, एक्टिव होती हैं। इनमें कुछ मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूं। जैसे BHT फुल फॉर्म है ब्यूटिलाइज्ड हाइड्रोक्सी ब्यूटिलाइज्ड हाइड्रोक्सी टालुइन, BHT। फिर है क्या है? ब्यूटिलाइज्ड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA। ये दो एंटीऑक्सीडेंट के मैं नाम बता रहा हूं, BHT और BHA बता दे रहा हूं आपको।
ये केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन को रोकती हैं। ठीक है, वे केमिकल सब्सटेंस जो फैट या फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं और केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन को रोकें, यानी ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये ड्रग के ऑक्सीडेशन को रोके, ये ड्रग के ऑक्सीडेशन को रोकती है। BHT, BHA, ब्यूटिलाइज्ड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटिलाइज्ड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का नाम आप लोग जानते होंगे, प्रतिजनन क्षमता औषधि। ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। ये आप यूं कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स माने जो बच्चे आप आजकल लखनऊ में एक सहेली नाम की दवा आती है, जो यूं कह सकते हैं कि जो लोग बच्चे अवॉइड करते हैं, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, जिन्हें आप गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं, तो प्रतिजनन क्षमता वाली गोलियां ये होती हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं। तो जिसमें से मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, ये मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, सिंथेसिस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का मिक्सचर होती है। जितनी भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं बच्चों, ये बता देना चाहता हूं, ये मुख्य रूप से मेनली सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का मिक्सचर होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का मिक्सचर होती है और इनका काम होता है गर्भ निरोधक, यानी प्रेगनेंसी को रोकना, कंट्रोल करना। इसमें मैं नॉरएथेंड्रॉन एक मेडिसिन आती है, नॉरएथेंड्रॉन, और भी बहुत सी मेडिसिन आती हैं। लखनऊ ने एक गोली तैयार की थी और मैं लॉक्सीफेन बता देना चाहता हूं, और मैं लॉक्सीफेन जिसे आप सहेली के नाम से जाना जाता है, और मैं लॉक्सीफेन, फिर सुन लीजिएगा, और मैं लॉक्सीफेन एक मेडिसिन आती है, और मैं लॉक्सीफेन। ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसे तैयार किया है और तमाम इसमें आपने इसके ऐड देखो, इसे सहेली नाम से जाना जाता है। ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। बताते जाता हूं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी है। ज्यादा लंबे समय तक इसको नहीं लेना चाहिए। इसको लेने से मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पर भी इफेक्ट पड़ता है और जनन क्षमता पर यानी बांझपन, बच्चे ना पैदा करने की भी क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ज्यादा इसका प्रयोग भी हानिकारक होता है और ये मेडिसिन मोस्टली मैं बता देना चाहता हूं, ये औषधियां केवल फीमेल को ही दी जाती है, मेल को इसमें कोई देने की आवश्यकता नहीं। मेल को देने का इसमें कोई काम नहीं, ये केवल फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, मोस्टली ये फीमेल को ही दी जाती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक लेने पर इसका मासिक धर्म पर प्रभाव पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर प्रभाव पड़ता है और कभी कभी इसका एक प्रभाव और भी देखने को मिलता है, फीमेल में उनका वजन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक उसका प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक इसका सेवन करने से जो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की टेंडेंसी होती है, बच्चे पैदा करने रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए डॉक्टर इसको ज़्यादा लंबे समय तक लेने से मना करता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात चलती है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को रोकते हैं। जैसे अचार है, ब्रेड है, खाने पीने की चीज़ों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, जीवाणु लग गया, कवक लग गया, वो खराब हो जाते हैं। जैसे खाने पीने मुरब्बा है, अचार, कोई भी चीज़ खाने पीने की है, उसमें मान लीजिए कि बैक्टीरिया लग गए, फंजाई लग गए, तो बेकार हो गए, खाने लायक नहीं गए, पॉइजनस हो गए। तो खाने पीने की जो चीजें हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का जो काम करता है वो फूड प्रिजर्वेटिव्स करते हैं।
फूड प्रिजर्वेटिव्स का मुख्य काम होता है खाने पीने की चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना। ठीक है, उसमें मैं कुछ एक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट मोस्टली आपकी सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है। ठीक है, सार्बिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये सारे सार्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ये सब सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। और ये सारे के सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स खाने पीने वाली चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें ग्रोथ होती है उसको ये रोकते हैं, उसे समाप्त करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। हमारे यहाँ पहले समय में लोग अचार बनाते थे, उसमें तेल डाल देते थे, नमक डाल देते थे। तो तेल, नमक, मसाला, ये भी एक प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ प्राकृतिक फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। जो तेल है, नमक है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ों में मिलाए जाते थे। मीट में बनाते समय डाला जाता है, और अचार बनाते समय, मुरब्बा बनाते थे, ये सब उनको बचाते हैं। ये प्राकृतिक फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। बाकी ये मैंने सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव्स आपको बताए। डिटर्जेंट और सोप, दो की बात चलती है, साबुन और डिटर्जेंट्स। साबुन आपको पता है कैसे बनते हैं। साबुन क्या होते हैं कि जो हायर फैटी एसिड्स जो है, वो हायर फैटी एसिड्स का मेटेलिक सॉल्ट जो है वो सोप होता है। ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड नोन एज सोप। उच्च वसीय अम्लों का धात्विक लवण साबुन है। हायर फैटी एसिड्स का मेटेलिक सॉल्ट ही सोप है। और साबुन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। साबुन में भी दो हैं, सोडियम, पोटेशियम। जिस सोप में सोडियम है वो धोने वाला साबुन है, वॉशिंग सोप। और जिस साबुन में पोटेशियम है वो नहाने वाला साबुन है, यानी पोटेशियम बाथिंग सोप। दो प्रकार के साबुन है, नहाने वाला, धोने वाला, बाथिंग एंड वॉशिंग। बाथिंग सोप में हायर फैटी एसिड्स के साथ पोटेशियम मेटलिक सॉल्ट होता है। और वॉशिंग सोप में यानी धोने वाले साबुन में हायर फैटी एसिड्स के साथ सोडियम मेटलिक सॉल्ट होता है। बार बार मैं हायर फैटी एसिड्स के बारे में, हायर फैटी एसिड्स क्या हैं, जैसे पॉमिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ओलिक एसिड है। पॉमिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड एक्सेट्रा, ये हायर फैटी एसिड्स हैं। अगर इनमें पॉमिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, इनमें के साथ सोडियम जुड़ गया तो ये वॉशिंग सोप हो जाएंगे, धोने वाले साबुन। और इनमें पोटेशियम सॉल्ट जुड़ गया, मेटल सॉल्ट जुड़ गया तो ये नहाने वाले सोप हो जाएंगे। ठीक है, साबुन में हम मोस्टली जैसे वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। अब नहाने वाला बनाना है या धोने वाला बनाना है, उसके लिए आप NaOH या KOH यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर धोने वाला बनाना है, कपड़े वपड़े धोने वाला, बर्तन मांजने वाला, तो उसमें सोडियम मिलाया जाता है। नहाने वाला बनाना है तो उसमें पोटेशियम मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें फैट होता है, कुछ फिल्टर्स होते हैं, जैसे रंजक है कलर के लिए, खुशबू के लिए, उसमें उसका वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें झाग देने के लिए फोम, ठीक है, उसमें मिला दिया जाता है, फोम बूस्टर मिला जाता है। कुछ एंटीसेप्टिक सोप भी होते हैं, मेडिसिनल सोप भी होते हैं, मेडिसिन के अकॉर्डिंग चीज़ें मिला दी जाती हैं। साबुन के कई प्रकार है, जैसे हार्ड सोप है, सॉफ्ट सोप है, ट्रांसपेरेंट है, मेडिकेटेड सोप है। ठीक है, तो इसमें बता देता हूँ, हार्ड में आपका ये सस्ता, बहुत सस्ते फैट से बनता है। ठीक है, इसमें NaOH होता है,
और मुलायम सोप जो होता है ये अच्छे फैट से बनता है, इसमें KOH होता है। ट्रांसपेरेंट सोप जो होता है उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और अल्कोहल में ग्लिसरीन की भी कुछ मात्रा मिला दी, अल्कोहल ग्लिसरीन, ठीक है। और मेडिकेटेड सोप होता है, उसमें कुछ मेडिसिनल चीज़ें भी मिला दी जाती हैं। और एक मैरीन सोप होता है, एक ऐसा मैरीन सोप होता है, समुद्री साबुन जिससे आप कहते हैं मैरीन सोप, वो समुद्र के पानी में जो है ना झाग देता है, हाँ वो साबुन समुद्र के पानी के साथ भी झाग देता है। डिफरेंट टाइप के हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट भी एक प्रकार की ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, और ये साबुन की तरह ही इनका काम भी होता है मैल को साफ करना, और इनको हम यूज करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट में दो प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, एक एनायनिक डिटर्जेंट्स और एक कैटायनिक डिटर्जेंट्स, यानी एक ऋणायनी अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक। जो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इसमें जैसे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है, एल्किल बेंजीन सल्फेट है। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, सोडियम लॉरियल सल्फेट। सोडियम लॉरियल सल्फेट ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है। और सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये आपका कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट्स में भी दो कैटेगरीज हैं, एक आपका होता है एनायनिक और एक होता है कैटायनिक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद सबसे लास्ट में सोप और डिटर्जेंट्स के यूज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों मैंने कुछ बातों से आपको बताया इस चैप्टर में, और एक बात बता दें तो आपने इससे पहले की क्लास में सोप और डिटर्जेंट्स के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और तो सोप और डिटर्जेंट्स को भी आपको थोड़ा सा इसमें मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं। बाकी सोप और डिटर्जेंट्स में आप एक आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, साबुन की निर्मलन प्रक्रिया, वो यहाँ पर भी चैप्टर में भी आप ने थोड़ा जानकारी है। इसके बाद आप एक चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे कैटलिस्ट वाला, सरफेस केमिस्ट्री वाला, वहाँ पर भी इसको देखेंगे, और इसके बाद आपने इसको हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये दैनिक जीवन में रसायन की कुछ छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने लेकर के आया था। मैंने आपको कुछ बातें बताई जो महत्वपूर्ण थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको ध्यान से सुन लीजिए, अपनी किताब में एक बार इस चैप्टर को थॉरोली आप पढ़ लीजिए। बाकी किसी दिक्कत के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैसेज करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आपको अगर मेरा ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मैं अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार, थैंक यू, जय।